अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबर रहमान और फार्म डी का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो कि पार्ट टू है बेसिकली थ्योरीज ऑफ इमल्शंस का। तो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज, जो तीन मेजर थ्योरी मैंने आपको पहले पढ़ा ली, अब कुछ और उसके अलावा थ्योरीज हैं जो हेल्प आउट करती हैं स्टेबिलिटी में। तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी विच इज़ का EDL, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक एग्जांपल भी दी थी, तो वो अगर किसी को याद हो तो मुझे कमेंट में कर दे कि EDL मोनोमोलिक्यूलर है, मल्टी मॉलिक्यूलर है या फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल थ्योरी है। तो ये आपने मुझे बताना है। तो शुरू करता हूँ। देयर इज़ अ चार्ज इन ऑयल और वाटर ग्लोब्यूल। आपको पता है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है। या तो वो न्यूट्रल होगी, अगर न्यूट्रल नहीं होगी तो या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव। और न्यूट्रल तब होगा जब वो स्टर्न होगा, जब वो बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल स्टेशनरी होगा। और हमें पता है जो पार्टिकल ऑयल ग्लोब्यूल्स या वाटर ग्लोब्यूल्स अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो हर वक्त मोशन में होते हैं। काइनेटिक एनर्जी उनकी बिल्कुल, कहते हैं ना, वो मोशन में होते हैं और उनका जो कुलेयन होता है वो इलास्टिक होता है। ये हमें हमें पता है, परफेक्टली इलास्टिक। तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र और गेन करते रहते हैं, और वो एनर्जी ब्राउनियन मोशन के थ्रू होती है, जिगजैग मोशन। और वो ब्राउनियन मोशन इंड्यूसेस सम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑयल ग्लोब्यूल या वाटर ग्लोब्यूल पे। उस ब्राउनियन मोशन की वजह से या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होगा। हम कंसीडर करते हैं कि एक इमल्शन है ऑयल इन वाटर जिसमें ऑयल ग्लोब्यूल पोजेस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो हमें पता है कि उसका जो एक्सटर्नल फेज होगा विच इज़ वाटर, वो पॉजिटिव चार्ज पोजेस करता होगा। तो ये मैंने वाटर समझे, ये सारा वाटर है। और ये बीच में अभी मैंने एक ऑयल ड्रॉपलेट को कंसीडर किया, उसको मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको दिखा रहा हूँ। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इंटरफेशियल टेंशन यहाँ इंक्रीज करेगा अपना अट्रैक्शन के बाद। अब ये इंटरफेशियल टेंशन जो इंक्रीज हो रहा है वो ऑयल और ऑयल के दरमियान नहीं हो रहा, वो ऑयल और वाटर के दरमियान हो रहा है। तो ये एक स्टेबिलिटी का कॉज बनेगा कि इंटरफेशियल टेंशन जब इंक्रीज होगा दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान, तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान हो रही है, देखें। तो ये पॉजिटिव जो चार्जेस है, मतलब कि वाटर तो एक्सटर्नल फेज ज़्यादा है ना, वाटर 74% हमारा एक्सटर्नल फेज होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली थ्योरी में। तो वाटर तो हमारा ज़्यादा है, तो हमें अंडरस्टूड है कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस नेगेटिव चार्जेस के ऊपर एक लेयर बना देंगे, कोटेड लेयर बना देंगे, और वो कोटेड लेयर रिजिड होगी विच इज़ कॉल्ड स्टर्न लेयर, स्टेशनरी लेयर। स्टेशनरी होगी, ठीक है, ये मूवेबल नहीं होगी। अब ऑयल ड्रॉपलेट्स और भी ज़्यादा होते हैं, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, इस पॉजिटिव लेयर के ऊपर आ जाएंगे, और वो इतने ज़्यादा नहीं होते, एक्सटर्नल फेस से कम ही होते हैं, और कुछ एक्सटर्नल फेस के पार्टिकल भी होंगे। तो ये डिफ्यूज्ड एक लेयर बनेगी जिसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट भी मौजूद होंगे, जिसके अंदर हमारा एक्सीपिएंट और एक्टिव ड्रग भी मौजूद होगा। सब कुछ वो इस डिफ्यूज लेयर के ऊपर आ जाएगी, जो एक डबल लेयर बट फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल लेयर बनाएगी। ये फाइनली डिवाइडेड है, सारे पार्टिकल अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल एक लेयर बन रही है और वो चार्जेस की है, और दूसरी लेयर हमारी डिफ्यूज लेयर विच इज कॉल्ड स्लिपरी लेयर। तो इन ये जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज जाएगा ये स्लिपरी लेयर उसके मुताबिक चेंज होती जाएगी, और इसके मुताबिक चेंज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और इस स्टेबिलिटी के इंक्रीमेंट की जो रेशियो है या जो डिपेंडेंस है वो जीटा पोटेंशियल, द पोटेंशियल बिटवीन स्टेशनरी या स्टर्न लेयर और डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो इट मीन स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पोटेंशियल ज़्यादा जितना होता है उतनी ही हमारे पास इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा होगा बिटवीन ऑयल एंड वाटर, और वो स्टेबिलिटी का कॉज होगी। तो ये थी इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो आगे मैं आपको एक और थ्योरी बताऊंगा विच इज़ कॉल्ड फेज वॉल्यूम थ्योरी। तो ये नेक्स्ट थ्योरी है, फिफ्थ थ्योरी, विच इज़ कॉल्ड फेज वॉल्यूम थ्योरी। तो फेज हमारे पास दो हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, दो फेज हैं। वॉल्यूम इन दोनों के होंगे और थ्योरी इसकी। अच्छा, यहाँ एक ना ये थ्योरी थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट्स और रट्टा दोनों को मिक्स करके करना होगा, क्योंकि बुक्स में एज इट इज़ ये लाइन लिखी हुई है, इफ स्फीयर ऑफ सेम डायमीटर आर पैक्ड। अच्छा, सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ, हम यूजुअली कंसीडर करते हैं जो ऑयल या वाटर ड्रॉपलेट है ये हमारे पास इमल्शन के अंदर, वो स्फीयर 3 डायमेंशनल स्फीयर के मतलब कि उसको हम स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो इफ स्फीयर ऑफ सेम डायमीटर आर पैक्ड क्लोजली एज पॉसिबल, उसने कहा कि एक ऑयल ड्रॉपलेट है, उसके साथ उसी तरह के ऑयल ड्रॉपलेट उसके साथ जुड़ जाते हैं, मतलब कि अपने इंटरफेशियल टेंशन को इंक्रीज करते हैं और वो जुड़ जाते हैं। अभी वो कोलेसेंस बनाते हैं, फ्लॉक्यूलेट नहीं होते, कोलेसेंस मिलना होता है, ठीक है ना। तो वो अभी जुड़ रहे होते हैं। तो बताया कि वो पैक्ड क्लोजली एज पॉसिबल, अगर वो बिल्कुल पैक्ड हो जाए तो वन स्फीयर विल टच 12 अदर्स। 13th नहीं हो सकता, वो बता रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो 12 स्फीयर ही जुड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको बताया भी, ये देखिए ऑयल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ठीक है ना, ये ज़्यादा हो गया एक, लेकिन 12 सफ़ेयर ही जुड़ सकते हैं एक ऑयल ड्रॉपलेट के साथ। तो जब ये 12 सफ़ेयर जुड़ जाएंगे, मतलब ऑयल के साथ, ऑयल जैसे ही 12 पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो एक्सटेंड होगा। इस बड़े पार्टिकल का एक्सटेंड वॉल्यूम कितना होगा, वो 74 to 76% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल फेज। ये जितना एक्सटर्नल फेज है वाटर, ये इसका 74% घेर लेगा। 74% बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ क्वांटाइज्ड रेशो है, मतलब कि स्पेसिफिक कर दिए हैं रेशोज़ साइंटिस्ट ने कि रेशो इतनी होनी चाहिए, हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फेज इन्वर्जन। तो ये जो रेशोज़ हैं फेज वॉल्यूम की, ये क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। इससे ज़्यादा और इससे कम होगी तो इंस्टेबिलिटी कॉज होगी। यूज़ ऑफ suitable emulsifier will promote stability and required in specific ratio। इमल्सीफाइंग एजेंट की ओरिएंटेशन भी मैटर करती है, नेचर भी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर करती है। इस थ्योरी में इसने बताया कि उनकी रेशोज़ भी मैटर करती है, कि उन दोनों की कंपैरेटिव रेशो भी मैटर करती है। इस थ्योरी में बेसिकली ये बताया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फेज हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशो विच इज 74 to 76% ऑफ एक्सटर्नल फेज एंड 36 to 34% ऑफ इंटरनल फेज। ये रेशोज़ आपको याद रखनी है। ये रेशो होंगी तो हमारा जो है इमल्शन स्टेबल होगा। और इस रेशो से कुछ ऊपर नीचे हो गया, वैल्यूज़ होगी, तो हमारा फेज इन्वर्ट हो जाएगा। और फेज इन्वर्जन हमारे इमल्शन को बिल्कुल, हमें अगर चाहिए ऑयल इन वाटर तो वो वाटर इन ऑयल बन जाएगा। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। और फेज इन्वर्ट क्यों होगा, क्योंकि 74 से अगर मैं यहाँ 78 कर देता हूँ तो जाहिर सी बात है वो पूरा फेज ही इन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप ये फेज वॉल्यूम थ्योरी आपको समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट कुछ बेसिक्स थ्योरीज रह गई वो मैं आपको समझाता हूँ। आगे 6th और 7th थ्योरी है विस्कोसिटी थ्योरी एंड प्लास्टिक फिल्म और टेंशन थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी। तो विस्कोसिटी थ्योरी हमें सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन देते हैं, जितना हमारे पास विस्कस होगा, ये मैंने विस्कोसिटी को इस तरह शो किया, तो उतना स्टेबल होगा हमारा इमल्शन, बिकॉज जो उसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट है वो डिस्पर्स रहेंगे, अपनी जगह पर इकट्ठा रहेंगे, गैदर्ड रहेंगे। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक हनी है, मतलब कि शहद है, उसके अंदर मैंने मिट्टी डाली है, वो मिट्टी आप मुझे बता सकते हैं वो कभी सेडिमेंट होगी, वो कभी नीचे जाकर बैठ जाएगी या अंदर दरमियान में आएगी, वो ऊपर ही रहेगी उसकी विस्कोसिटी की वजह से। हाँ, और उस शहद के अंदर एक कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ ट्रेसेस हैं जो शहद के अंदर डाले हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। आर्टिफिशियल अगर शहद कंपनी से मिलता है तो वो जो ट्रेसेस हैं वो उसी जगह पर ही रहेंगे, ना वो सेडिमेंट होंगे, ना वो ऊपर जाएंगे, ना वो ऊपर फ्लोट करेंगे, ना वो नीचे सेडिमेंट होंगे, वो उसी जगह पर रहेंगे बिकॉज ऑफ इट्स विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। तो विस्कोसिटी स्टेबिलिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, बट इन रेंज। ज़्यादा विस्कस भी नहीं होना चाहिए कि इमल्शन हम अगर उसको कहीं पोर करना है तो वो पोर ही ना हो, ना ज़्यादा ना कम वो विस्कस होना चाहिए कि वो बिल्कुल लिक्विड ही हो। तो विस्कोसिटी थ्योरी कहती है डायरेक्ट रिलेशन है स्टेबिलिटी के साथ। तो हम विस्कोसिटी को किस तरह इंक्रीज करते हैं, बाय एडिंग इमल्सीफाइंग एजेंट। और इमल्सीफाइंग एजेंट अगर हम डालेंगे जिस तरह गम्स, एकेशिया, तो वो उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करेगी बाय अब वही तीन चीज़ें आ गई, या मोनोमोलिकुलर फिल्म बनाएगा, या मल्टीमोलिकुलर, या फाइनली डिवाइड सॉलिड पार्टिकल। तो ये थ्योरी ये कहती है। 7th थ्योरी प्लास्टिक फिल्म और इसको एड्जॉर्ब फिल्म लेयर, सरफेस टेंशन थ्योरी और प्लास्टिक फिल्म, ये तीन नाम है इसके। इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के दरमियान। सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन है पार्टिकल और एयर के दरमियान। पार्टिकल वाटर भी हो सकती हैं। अब मेरी बात सुने, ये एयर है, इसकी अगर टेंशन को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूँ, तो पार्टिकल जो है ऑयल करीब आ जाएंगे ना। जितना टेंशन, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन ज़्यादा, सरफेस फ्री एनर्जी भी उतनी कम, मतलब कि पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, और पार्टिकल्स करीब आएंगे फ्लोकुलेशन कर देंगे कॉज, और उससे हमारा अनस्टेबिलिटी कॉज हो जाएगी। तो प्लास्टिक फिल्म थ्योरी और इंटरफेशियल टेंशन थ्योरी बिल्कुल एक ही है कि इन दोनों का कम होना चाहिए। ये जब दोनों कम होगी तो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी बिटवीन द सेम पार्टिकल्स। मोर सरफेस टेंशन, मोर विल इंस्टेबिलिटी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई हो कुछ थ्योरीज। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये थ्योरी समझ में आ जाए। आई होप समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन, क्यूरी या कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।